चलिए दोस्तों, एक बात बताइए, अगर आपको इसका वेट पता हो और इसका वेट पता हो तो क्या आप दोनों को ऐड कर कर इसका वेट निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए 2 ग्राम का है, ये 8 ग्राम का है, तो ये टोटल मार्कर का वेट कितना हो जाएगा? 2 + 8 = 10 ग्राम। इसके लिए भी कैलकुलेटर तो यूज़ नहीं कर रहे हो भैया, कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना है। चलिए इधर देखिए, तो आप इससे ये कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे कि अगर कोई चीज़ जिस कंपोनेंट से मिलकर बनी है उन कंपोनेंट के मास को अगर अपन जोड़ दें तो उस पूरे ऑब्जेक्ट का मास अपने को पता चल जाएगा। क्लियर? ठीक यही कॉन्सेप्ट अपन यूज़ करते हैं मॉलिक्यूलर मास पर। मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या हुआ? मॉलिक्यूल का मास। मॉलिक्यूल का मास कैसे निकाल सकते हैं? वो मॉलिक्यूल जिन जिन एटम से मिलकर बना है उन एटम के मास, या फिर मैं बोलूँ उनके एटॉमिक मास को जोड़कर मैं उस मॉलिक्यूल का मास यानी कि मॉलिक्यूलर मास निकाल सकता हूँ या नहीं निकाल सकता? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट अपने को किस पे यूज़ करना है? मॉलिक्यूल पर, और अपने पास क्या आ जाएगा? मॉलिक्यूलर मास। अब देखिए, जैसा कि आपको पता है, अगर मुझे इसका मास निकालना है, मान लीजिए ये मॉलिक्यूल है और इनको तोड़ूंगे तो क्या बन जाएगा? एटम बन जाएंगे, और एटम आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल। तो अगर मुझे इस मॉलिक्यूल का मास निकालना है तो क्या ये मॉलिक्यूल जिन जिन एटम से मिलकर बना है उन एटम का मास यानी एटॉमिक मास मुझे पता होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तभी उनको मैं ऐड कर कर मैं उस मॉलिक्यूल का मास निकाल सकता हूँ। तो सबसे पहले आपको ये टेबल याद होनी चाहिए। सभी एलिमेंट के एटॉमिक मास मैंने नहीं लिखे हैं, लेकिन जो जो अपने काम में आते हैं वही एलिमेंट के एटॉमिक मास को मैंने लिखा है। एटॉमिक मास मैं बता चुका हूँ कि सर के ऊपर लिखे जाते हैं। नीचे तो एटॉमिक नंबर होता है, लेकिन ऊपर जो नंबर लिखे जाते हैं उन्हें अपन क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास या मास नंबर या एटॉमिक वेट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑक्सीजन के ऊपर कितना लिखा है? 16 लिखा है, 16 लिखा है, तो ये 16 ऑक्सीजन का क्या कहलाएगा? एटॉमिक मास या मास नंबर या एटॉमिक वेट कहलाएगा, जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल ए से। तो 16 इज द एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। और एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास की यूनिट हमेशा क्या होती है? यू या एएमयू। यू का मतलब यूनिफाइड मास और एएमयू का मतलब एटॉमिक मास यूनिट। तो ये चीज़ अपने को पता होनी चाहिए। अगर इन एटम्स का एटॉमिक मास अपने को पता होगा तो इनको जोड़कर अपन रेस्पेक्टिव मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। क्लियर? अब देखिए, अगर मैं बात करूं मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट, कुछ भी कह सकते हैं, तो सिंपल सा मतलब क्या होगा? मास ऑफ मॉलिक्यूल ही क्या कहलाता है? मॉलिक्यूलर मास कहलाता है। लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है? वो मॉलिक्यूल हमेशा कितना होना चाहिए? एक। यानी कि एक मॉलिक्यूल का मास क्या कहलाता है? मॉलिक्यूलर मास कहलाता है, जो कि किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का हमेशा क्या होता है? फिक्स होता है। कैसे? ये अभी आप समझ जाएंगे। अपने को तो ये ध्यान रखना है मॉलिक्यूलर मास मतलब एक मॉलिक्यूल का मास। क्लियर? अब देखिए इधर, जैसे इसका मास निकालना है तो इसका मास किसके बराबर होगा? इसका मास प्लस इसका मास, यही चीज़ होगी। अब इधर देखिएगा, एग्जाम्पल से अपन समझते हैं। ये H2 मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल क्यों कहा? क्योंकि मैंने कहा था जो भी चीज़ एक से ज़्यादा होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल बोलते हैं। ये H2 मॉलिक्यूल किन किन एटम से मिलकर बना है? 2 हाइड्रोजन एटम से मिलकर बना है, यानी H2 = H + H। H2 = H + H। इस तरीके से कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? तो इसका मास प्लस इसका मास कर दूंगा तो इसका मास आ जाएगा कि नहीं? वही सेम कॉन्सेप्ट अपन इस पे लागू करते हैं। H2 तो ये पूरा हो गया, और इसको तोड़ोगे तो ये H और ये दूसरा H, इन दोनों H का मास जोड़ोगे तो इस H2 का मॉलिक्यूलर मास अपने पास आ जाएगा। तो क्या कहा? H2 किस किस से मिलकर बना है? H + H से। तो ये तो H2 मॉलिक्यूल है, लेकिन ये H सिंगल ही है ना, तो ये हाइड्रोजन एटम हुआ और ये भी हाइड्रोजन एटम हुआ। एटम आपस में मिलकर ही तो क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल को तोड़ते हैं तो अपने को कंपोनेंट एटम्स मिल जाते हैं। अब इधर देखें, तो अगर मुझे इस H2 का मॉलिक्यूल का मास निकालना है, यानी कि मास ऑफ H2 मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? इस हाइड्रोजन एटम का मास प्लस इस हाइड्रोजन एटम का मास। सिंपल है।
और मास ऑफ मॉलिक्यूल ही क्या कहलाता है, मॉलिक्यूलर मास कहलाता है, और मास ऑफ एटम में क्या कहलाता है, एटॉमिक मास कहलाता है। तो अपन क्या करेंगे, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2 इजिकल टू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि H2 के मॉलिक्यूलर मास को निकालने के लिए मुझे हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक मास चाहिएगा। ये एटॉमिक मास कहाँ से आएगा, यानी इसका मास और इसका मास कहाँ से आएगा, इस टेबल से आएगा। तो देखिए हाइड्रोजन के सिर के ऊपर कितना लिखा है, 1 लिखा है, यानी हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना हुआ, 1 हुआ। तो अपन क्या रख देंगे यहाँ पे, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, इसका भी 1 इसका भी 1, तो 1 + 1 इजिकल टू 2। लेकिन पीछे मास की यूनिट लगानी भी ज़रूरी है, बिना यूनिट के साइंस में कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं बनता, नंबर आपके कट जाएंगे। तो हमेशा ध्यान रखिए, चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, हमेशा यूनिट का विशेष ध्यान रखिए। तो 2U या फिर 2 AMU, U का मतलब यूनिफाइड मास और AMU का मतलब एटॉमिक मास, यूनिट दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर? तो करना क्या है, अगर किसी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास आपने को फाइंड आउट करना है, तो वो मॉलिक्यूल जिन एटम्स से मिलकर बना है उन एटम्स का एटॉमिक मास अगर अपने को पता होगा, तो उनको ऐड कर कर अपने को उस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास पता चल जाएगा। क्लियर? अब अपन कुछ क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन की एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ। आप कोई भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि आपको ये टेबल यानी कि एटम्स के एटॉमिक मास पता होने चाहिए, याद होने चाहिए। क्लियर? चलिए शुरू करते हैं। देखिए इधर अगर मुझे निकालना है H2O का मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो कुछ नहीं करना है। इधर देखो, ये H2O किन किन आइटम से मिलकर बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। तो कुछ नहीं करना, वही कॉन्सेप्ट यूज करना है कि मान लीजिए एक मार्कर 5 रुपए का है, तो 3 मार्कर कितने रुपए के होंगे। तो आप एक तो तरीका ये कर सकते हो 5 + 5 + 5, एक ये तरीका कर सकते हो, लेकिन जो समझदार लोग होंगे वो क्या करेंगे, 5 × 3। तो अपने को समझदार बनना है, क्योंकि अभी ज़माना किसका है, एरोप्लेन का है, बैलगाड़ी का ज़माना नहीं है। तो अपन × वाला मेथड अपनाएंगे। तो इधर देखिए कितने हाइड्रोजन हैं, 2 हाइड्रोजन हैं, और एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1 होता है। तो अपन 1 से इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। सबको ऐड करते हुए चलना है ना, इसका मास प्लस इसका मास ऐड ही तो करना है। प्लस ऑक्सीजन कितना है भाई, कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब कितना है, 1 है। और एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16। बस खत्म। जो जितनी चीज़ें हैं उसको उससे क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना है, और सबको क्या करते चलना है, ऐड करते चलना है। तो क्या हो जाएगा, ये 2 + 16 इजिकल टू कितना आ गया, 18, और पीछे यूनिट क्या लगा देंगे, U लगा देंगे। क्लियर? जो एटम्स के जितने नंबर है उसको उसके मास से क्या कर देना, एटॉमिक मास से क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना है, और सबको प्लस करते हुए चलना है। क्लियर? जैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूं, तो ये किस किस से मिलकर बना है, कार्बन और ऑक्सीजन एटम से मिलकर बना है। तो सबसे पहले कार्बन की बात करें तो कितने कार्बन हैं, एक कार्बन है। एक कार्बन का मास कितना होता है, 12। तो 1 × 12 करेंगे सबसे पहले। क्लियर? ऐड करते हुए चलना है। प्लस ऑक्सीजन कितने हैं, 2 ऑक्सीजन हैं। एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16। तो 2 को 16 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना आ गया, 12 + 32 इजिकल टू कितना हो गया, 44। पीछे U यूनिट लिखना अपन नहीं भूलेंगे। क्लियर? अब अगर मैं बात करूं CH4 की, CH4 को क्या बोलते हैं, मीथेन। क्लियर? देखिए क्या करना है, कौन कौन से एटम से मिलकर बना है, कार्बन और हाइड्रोजन से। कार्बन कितना है, 1। अगर कुछ भी नहीं लिखा है इसका मतलब कितना होता है, 1, हमेशा ध्यान रखिए। तो एक कार्बन का मास कितना होता है, 12। तो इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जोड़ते हुए चलना है। अब क्या आ गया, हाइड्रोजन कितने हैं, 4। एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1। क्लियर? तो कितना हो जाएगा ये, 12 + 4 इजिकल टू कितना हो गया, 16U। क्लियर? अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, इसका आपको मॉलिक्यूलर मास आपको निकाल कर मुझे बताना है। C6H12O6 जिसको अपन क्या बोलते हैं, ग्लूकोज बोलते हैं। इस ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, आपको मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर बताना है। क्लियर? अब एक चीज़ और समझिए, देखिए H2O का मॉलिक्यूलर मास कितना आया, 18U या 18 AMU आया। तो हमेशा H2O का मॉलिक्यूलर मास 18 ही होगा। अगर मैं 2H2O कर दूं, तो
तो S का मतलब ये नहीं हुआ कि 18 को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, नहीं। H2O का मॉलिक्यूलर मास अगर 18 है तो हमेशा इसका मॉलिक्यूलर मास फिक्स रहेगा, हमेशा इसका मॉलिक्यूलर मास 18 AMU ही होगा। आगे चाहे 1 लिखा हो, चाहे 2 लिखा हो, चाहे 10 लिखा हो, मॉलिक्यूलर मास किसी भी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का फिक्स होता है, ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा। आगे 1 2 3 4 5 नंबर चेंज होने से मॉलिक्यूलर मास चेंज नहीं होता, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। क्लियर? तो यहाँ तक हमने समझ लिया मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है और उसको किस तरीके से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। शर्त क्या है, आपको ये टेबल याद होनी चाहिए, एटम्स का एटॉमिक मास आपको याद होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, अब हम दूसरा टॉपिक देखते हैं जो इसी से रिलेटेड है, फॉर्मूला यूनिट मास। फॉर्मूला यूनिट मास देखिए इधर, जैसे मॉलिक्यूलर मास क्या होता था, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, ठीक इसी तरीके से फॉर्मूला यूनिट मास क्या हो जाएगा, मास ऑफ वन फॉर्मूला यूनिट। अब मॉलिक्यूल का मतलब तो अब समझते हैं, लेकिन यहाँ पे नया वर्ड क्या आया, फॉर्मूला यूनिट। अब अपन देखते हैं कि फॉर्मूला यूनिट का मतलब क्या होता है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या ध्यान रखना, फॉर्मूला यूनिट वर्ड हमेशा आयनिक कंपाउंड के लिए यूज होता है, यानी ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमेशा अपन किस में देखेंगे, आयनिक कंपाउंड में। वापस क्वेश्चन आया कि आयनिक कंपाउंड क्या होता है, वो कंपाउंड जिनके अंदर आयनिक बॉन्ड पाया जाता है, जिनमें आयनिक बॉन्ड पाया जाता है उन्हीं को आयनिक कंपाउंड बोलेंगे, और उसी में अपन किसका कॉन्सेप्ट देखेंगे, फॉर्मूला यूनिट मास का कॉन्सेप्ट देखेंगे। क्लियर? अब सवाल उठता है कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है, तो नाम से पता चल रहा है आयनिक बॉन्ड, यानी आयनिक बॉन्ड का मतलब हुआ दो आयनों के बीच जो अट्रैक्शन है उसी को अपन क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड। और आयन भी कैसे, अपोजिटली चार्ज। अपोजिटली चार्ज का मतलब एक प्लस होना चाहिए और एक माइनस होना चाहिए, यानी एक कैटायन होना चाहिए और एक एनायन होना चाहिए। कहने का मतलब कैटायन और एनायन के बीच में जो अट्रैक्शन होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड। और ये आयनिक बॉन्ड जिन कंपाउंड में पाया जाता है इन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, आयनिक कंपाउंड। और उन्हीं आयनिक कंपाउंड में अपन फॉर्मूला यूनिट मास की बात करते हैं। क्लियर? अब देखिए एक एग्जाम्पल से अपन समझते हैं, फेमस एग्जाम्पल सॉल्ट यानी NaCl, सोडियम क्लोराइड। देखें इधर, NaCl एक आयनिक कंपाउंड है, तो NaCl बनता है कैसे भैया, आयनिक कंपाउंड में क्या होगा, प्लस और माइनस आयंस के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। अब देखें Na सोडियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल कर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Na प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। और क्लोरीन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को लेकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cl माइनस यानी क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। ध्यान रखें, Cl को सिर्फ Cl हो तब तो उसको बोलेंगे क्लोरीन, और Cl माइनस आ जाए तो उसको बोलते हैं अपन क्लोराइड आयन। क्लियर? अब ये आयंस क्या होते हैं, आयंस कैसे बनते हैं, ये सब मैं एक वीडियो में बता चुका हूँ, उसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा, वो आप जरूर देखिए। क्लियर? तो क्या हुआ कि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन निकाल कर Na प्लस यानी कैटायन में कन्वर्ट हो गया, इधर Cl माइनस एक इलेक्ट्रॉन लेकर Cl माइनस यानी क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो गया। तो एक कैटायन बन गया और एक एनायन बन गया, एक प्लस बन गया और एक माइनस बन गया। और अपने को पता है हमेशा अपोजिटली चार्ज आयन के बीच में हमेशा क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो इसमें बेसिकली हो क्या रहा है, Na प्लस और Cl माइनस के बीच में क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है। दो अपोजिटली चार्ज आयन के बीच में यानी कैटायन और एनायन के बीच में क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है। और इसी अट्रैक्शन को अपन क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर? अब इधर देखिए, इस आयनिक कंपाउंड में यानी कि NaCl में भी क्या हो रहा है, Na प्लस और Cl माइनस के बीच में क्या हो रहा है, अट्रैक्शन। इस Na और Cl के बीच में जो अट्रैक्शन हो रहा है, तो इसमें हो क्या रहा है, Na के पास एक Cl माइनस अट्रैक्शन के कारण बंधा हुआ पड़ा रहेगा। तो ये जो चीज़ है वो एक फॉर्मूला यूनिट के रूप में दोनों एक दूसरे के पास में पड़े रहेंगे। इस NaCl को अपन मॉलिक्यूल नहीं बोलेंगे, और इस NaCl में सोडियम एटम और क्लोरीन एटम ऐसे भी अपन नहीं बोलेंगे। NaCl को अपन क्या बोलेंगे, फॉर्मूला यूनिट बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों के बीच में सिर्फ अट्रैक्शन है। इसी अट्रैक्शन के कारण एक Na के पास में एक Cl माइनस पड़ा हुआ है, तो एक मॉलिक्यूल नहीं है। NaCl एक मॉलिक्यूल नहीं है। यहाँ पे Na और Cl एटम नहीं है, यहाँ पे Na प्लस है और Cl माइनस यानी आयन है। और इन आयन्स के बीच में जो अट्रैक्शन है, इसी के कारण एक Na प्लस के पास में एक Cl माइनस पड़ा हुआ है। एक फॉर्मूला यूनिट के रूप में, एक यूनिट के रूप में ये दोनों एक दूसरे के साथ में रहते हैं। तो इस चीज़ को अपन मॉलिक्यूल नहीं बोलेंगे, इस चीज़ को अपन
मॉलिक्यूल नहीं बोलेंगे, इस चीज़ को अपन क्या बोलेंगे, फॉर्मूला यूनिट बोलेंगे। और इस फॉर्मूला यूनिट का जो मास होगा, इसका जो मास होगा वही क्या कहलाएगा, फॉर्मूला यूनिट मास कहलाएगा। जैसे मॉलिक्यूल का मास मॉलिक्यूलर मास कहला रहा था, ठीक उसी तरीके से फॉर्मूला यूनिट का मास क्या कहलाएगा, फॉर्मूला यूनिट मास। कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक वैसे ही कैलकुलेट करेंगे जैसे कि अपन मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट किया है, लेकिन यहाँ पे तरीका सेम है, लेकिन यहाँ पे आप इसको मॉलिक्यूल या मॉलिक्यूलर मास वर्ड यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पे यानी कि आयनिक कंपाउंड के केस में अपने को फॉर्मूला यूनिट और फॉर्मूला यूनिट मास शब्द अपने को प्रयोग करना है। क्लियर। अब करेंगे कैसे, वैसे ही NaCl में Na कितना है 1, एक Na का मास कितना होता है 23, सबको जोड़ते हुए चलना है, प्लस Cl क्या है, कितना है 1, और एक Cl का मास कितना होता है 35.5, दोनों को अपन क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे और पीछे यूनिट लगा देंगे U या AMU, तो ये क्या आ गया, NaCl का फॉर्मूला यूनिट मास आ गया। तरीका सेम वही है निकालने का जैसे मॉलिक्यूलर मास है, लेकिन यहाँ पे अपन आयनिक कंपाउंड के केस में मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर मास शब्द का प्रयोग अपन नहीं करेंगे, क्योंकि ये मॉलिक्यूल है ही नहीं, ये तो क्या है, एक यूनिट के रूप में दोनों एक दूसरे के साथ में पड़े रहते हैं। मॉलिक्यूल होने के लिए एटम्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होना जरूरी है, जबकि यहाँ पे तो क्या है, आयनिक बॉन्ड है। अब कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड ये क्या होते हैं, उसका 10th में एक डिटेल चैप्टर आएगा, वहाँ पे अपन इसकी डिटेल में स्टडी करेंगे। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि मॉलिक्यूल और फॉर्मूला यूनिट में क्या डिफरेंस है, मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला यूनिट मास में क्या डिफरेंस है। क्लियर। अब अगर आप फॉर्मूला यूनिट मास समझ गए हैं तो आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आपको फॉर्मूला यूनिट मास निकालना है CaCl2 यानी कैल्शियम क्लोराइड, ये भी एक आयनिक कंपाउंड है, और आयनिक कंपाउंड के लिए तो अपन फॉर्मूला यूनिट मास ही निकालते हैं, तो इसका फॉर्मूला यूनिट मास कितना आएगा, ये आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए।